वेलकम टू टाइम क्लासेस बच्चों। मैं सेल्फ तुषार साहब। आज मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं जो टुमारो आपके पेपर में आने वाले हैं। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और याद रखना इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स से रिलेटेड सारी चीजें एग्जाम में आने वाली हैं। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इन द टुमारो एग्जामिनेशन। लेट वी डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले बेटा कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। मैं तुम्हें क्वेश्चंस के थ्रू नहीं पर एक टॉपिक्स के थ्रू समझाऊंगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं। देखो, थ्योरी सेक्शंस और प्रैक्टिकल सेक्शंस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता ही देते हैं। आपको तो वैसे भी पता होगा कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स अब की बार जो है वो थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश की गई है। 25 या 5 मार्क्स किसी में ज़्यादा नहीं दिया। तो पर्टिकुलरली आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं फिजिक्स का, जिसमें लाइट वाला टॉपिक ले लेते हैं। ठीक है, ये जस्ट टेकिंग अ लाइट। और लाइट में क्या होता है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में तुम्हें ये चीज़ें नहीं पढ़ाने वाला कि लाइट क्या होती है, लाइट के रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है। मैं आपको बताने वाला हूँ जस्ट फिजिक्स ऑफ लाइट, ह्यूमन आई और की कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। पहले तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जस्ट लाइट की रे आएगी और यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्शन होके चली जाएगी एट अ पॉइंट। वो सेम पॉइंट पर होके जाता है। मतलब बीच में एक मेरे पास नॉर्मल क्रिएटेड होगा, एक इंसिडेंट रे और एक रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में क्या होगा, नॉर्मल। दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे और जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एक एंगल आए और इसके साथ एक एंगल आर, मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बनाएगा, जिसमें मेरे पास इंसिडेंट एंगल किसके बराबर होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा। अब मेरे पास नेक्स्ट आ जाता है, देखो इसके बाद कि मिरर मेरे पास कौन कौन सा यूज होता है। इसमें मिरर मेरे पास दो तरीके के यूज होता है। पहला मिरर होता है मेरे पास प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है, अंग नमक को कमंग को तोबा कंगोलो कोईसा। टाइटल चेंज कर देता हूँ, धीमी कर देता हूँ। तो स्फेरिकल मिरर में मेरे पास पहला आ जाता है कॉनकेव मिरर, दूसरा आ जाता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर की जब बात की जाती है, देखो सबसे रिलेटेड सारी चीजें बताऊंगा। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, सबसे पहले देखो समझ लो। पहले तो उसका रिफ्लेक्शन जो होता है ना वो इनर साइड से होता है। आउटर साइड उसकी क्या होती है, पेंटेड होती है। यहाँ मेरे पास इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कुछ। इससे अगर मैं बात करूँ, जो मेरे पास मिरर होता है वो जिस स्फेरिकल सरफेस का एक पार्ट है, उस स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर होता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर्टिकुलरली। हाँ, तो बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब ये मेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है, याद रखना। इस मिरर का जो मिडिल पार्ट है उसको हम पोल बोलते हैं। मिरर का मिडिल पार्ट क्या होता है, पोल। तो बेसिक इन द सेंस में पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। ठीक है, जो लाइट की रे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जाती है, आफ्टर द रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से होके जाएगी उस पॉइंट को फोकस बोल देते हैं। ये फोकस हो गया, प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। डिस्टेंस सारी की सारी हम पोल से मेजर करते हैं। डिस्टेंस किससे मेजर करते हैं, पोल से। तो पोल से फोकस तक की डिस्टेंस होती है उसको हम फोकल लेंथ बोल देते हैं। हम क्या बोल देते हैं, फोकल लेंथ। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक का डिस्टेंस जो होता है उसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। नहीं, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि की पॉइंट कौन सा है जो पेपर में आने वाला है। ये आता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, इन दोनों का रिलेशन पूछा जाता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशन क्या होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ का सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा वो क्या होता है, फोकल लेंथ। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ क्या होगी, तो आर अपॉन टू की वजह से मैं क्या कर दूंगा, इसको 10/2 कर दूंगा, तो मेरे पास 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ जाएगा। मैं बोलता हूं तुमको कि फोकल लेंथ मेरे पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर की है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, तो दुगना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये तो मैं एक नंबर में क्वेश्चन आ ही जाता है। ऐसा है कि एक दिन एक 1 ईयर स्किप करके मैंने देखा है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आता है। पिछले साल नहीं आया था, शायद इस बार आ सकता है। लिमिटेड चीजें हैं, क्लास 10th में लिमिटेड चीजें हैं, है ही नहीं कुछ एक्स्ट्रा।
तो एक्स्ट्रा ज्यादा हाउ हाउ करें हम। चलो भैया नेक्स्ट हम देखते हैं। इससे रिलेटेड जो लाइट से रिलेटेड सारी चीजें हैं वैसे एक ही सारी चीजें मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है? तो तुम्हें पूरा चीजें क्लियर ही हो जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Dura torombo, bora toreto, bombora कोयला तो रेजा। देखो पहला कॉन्सेप्ट था मेरे पास ये, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ का जो मैंने टॉपिक अभी पढ़ाया तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इससे रिलेटेड एक और मेरे पास फॉर्मूला आता है, उसको मैं अभी तुरंत ही पढ़ाऊंगा। अभी ये बताओ, मैंने थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ये मेरे पास कौन सा मिरर है, कौन के मिरर जिसका एक साइड मेरे पास कैसा है, पेंटेड है, ठीक है? यहाँ मेरे पास अगर मैं बोलूँ मिडिल ऑफ द मिरर पोल होता है, ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये मेरे पास फोकस हो गया, बीच जिस स्फेरिकल सरफेस का ये पार्ट था उसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है? ये इन्फिनिटी पॉइंट हो गया। तो मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ये जो जब मैं पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ अब हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक समझाता हूँ। इमेज फॉर्मेशन की ट्रिक क्या है? कॉनकेव मिरर की है बेटा, समझ लेना, कॉनकेव मिरर की है। और याद रखना जो कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है, इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में होता है वही कॉन्वेक्स लेंस में होता है। तो कॉनकेव लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस में होता है, ठीक है? सेम टू सेम होता है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, मैं तुम्हें तो सारी बता दूंगा। अगर इन्फिनिटी पर मैंने ऑब्जेक्ट रखा है तो फोकस पर इमेज बनेगा, और फोकस पे रखा है तो इन्फिनिटी पे बनेगा, उल्टा। सी एंड इन्फिनिटी मतलब सी के आउटसाइड, मतलब सी के बाहर रखा है, इन दोनों के बीच में रखा है तो सी और एफ के बीच में बनेगा, और सी और एफ के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रख दिया तो इमेज यहाँ बनेगा। सी पे रखा तो सी पे बनेगा। तुम्हें क्या करना है, एक सेंटर, स्मॉल सर्कल, फिर बिग सर्कल, एक इस तरीके से पूरा परफॉर्म बनता है। तो याद रखेंगे इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा है तो कहाँ बनेगा, फोकस पर। फोकस पे रखेंगे तो क्या बनेगा, इन्फिनिटी पर। सी और एफ इन्फिनिटी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा तो सी और एफ के बीच में बनेगा, सी और एफ के बीच में रखा तो सी और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, सी पे रखा तो सी पर। यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, इमेज छोटा बनेगा। जैसे ही मिरर के पास आएगा इमेज बड़ा होता जाता है। तो देख सकते हो प्लेन मिरर में तो सेम साइज का बनता है, जितने तुम बड़े हो उतना ही बड़ा तुम्हारा इमेज बनेगा, पर उसकी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ उसकी कितनी होती है, इन्फिनिटी। इसमें एक कंडीशन ऐसी होती है जहां पर, देखो सुनो, इसमें ऑल कंडीशन है जितनी, मतलब देखो टोटल 5 कंडीशन है, 1 2 3 4 5, एक छठी भी कंडीशन भी होती है, पर 5 कंडीशन में इसमें रियल बनता है। कैसा बनेगा, रियल। रियल है तो उल्टा बनना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनना चाहिए, तो इन्वर्टेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड, मतलब उल्टा नीचे। और रियल है, इन्वर्टेड है। अब साइज का तो मैंने तुम्हें बता ही दिया था, यहाँ पे क्या होता है, सबसे छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इक्वल बनता है। दिस कंडीशन यहाँ पर मेरे पास कैसा बनेगा, इक्वल बनेगा। यहाँ आएंगे, जिससे आगे बढ़ेंगे तो वो बिगर देन, लार्जर देन ही बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है? हमेशा याद रखेंगे। पर एक इकलौती ऐसी कंडीशन होती है जहां पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है, ऑब्जेक्ट जब पोल और फोकस के बीच में रखा जाता है तो इमेज आउटसाइड, मतलब बिहाइंड द मिरर बनती है, पीछे बनती है, बिहाइंड, बिहाइंड द मिरर, द बिहाइंड द मिरर बनती है। समझ में आया बच्चों? कोई समस्या होगा तो तुम मुझे बिल्कुल बिल्कुल बताओगे, जैसे न कमेंट में बता दोगे। लाइव लेने की मेरे को थोड़ा फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइडेड है, थोड़ा बहुत अगर पड़ता है चीज़ें तो मैं लाइव भी लिया करूंगा, पर लाइव लेने के लिए मुझे थोड़ा बहुत सामान की जरूरत थी, तो मेरा सारा सामान खराब हो चुका है, लैपटॉप मेरा टूट चुका है, तो दैट इज मीन थोड़ा बहुत मेरे को इस तरीके से करना पड़ेगा। तो भाई नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन लोग, से रिलेटेड सारी चीजें मैंने तुम्हें बताई थी। अब बढ़ते हैं आगे इसके की फैक्टर्स के बारे में, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज वगैरह देख लेते हैं। जैसे मैंने तो अभी कॉनकेव मिरर के बारे में बता दिया, अब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में 2 मिनट में समझ लो। कॉन्वेक्स मिरर, एक्चुअली में जब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हम पढ़ते हैं ना, तो बेटा कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ एक ही कंडीशन है। ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है, एक साइडेड मेरे पास क्या होता है, ये पेंटेड होता है, और आउटर साइड जो उभरी हुई होती है वो मेरे पास कैसी होती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। इसको हम पोल बोलते हैं। इधर जिधर इसका झुकाव होता है ना, उधर ही साइड इसकी फोकस और इधर ही साइड इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है। मिरर का जिधर झुकाव होगा,
उधर ही क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस होगा। तो बेटा ध्यान से समझना, इधर देखो, ऑब्जेक्ट को जो हम रखते हैं ना, मिरर के सामने रखते हैं, तो यहां मैं ऑब्जेक्ट रखूंगा, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाएगा, तो ओ और ओ डैश मेरे पास एक दो उसकी कंडीशन हो जाएंगी, एक इन्फिनिटी और एक पोल और इन्फिनिटी के बीच में। जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो बनेगी हमेशा किस पर, फोकस पे। किस पे बनेगी, फोकस पे। याद रखना, इंडिकेटिंग इन एरोस को जरूर करना कि लाइट की रे इधर जा रही है, लाइट की रे इधर जा रही है और इंटरसेक्ट कर रही है, और जहां लाइट की रे इंटरसेक्ट करती है वहीं इमेज बनता है, वहीं क्या बनता है, इमेज। ऑब्जेक्ट से जाने वाली लाइट की रेज जहां आफ्टर द रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन सॉरी, यहाँ पे तो ऐसे जाएगी ये, पर इमेजिनरी पॉइंट से जाती हुई दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ ये इमेजिनरी तौर से इंटरसेक्ट करेगी, कंडीशन वही है इसकी। अगर इन्फिनिटी और पोल के बीच में रख दिया तो पोल और फोकस के बीच में बन जाता है। तो यहाँ इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे, और पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा तो पोल और फोकस के बीच में बनेगा। पर दोनों ही कंडीशन में इसमें इमेजिनरी बनेगा। कैसा बनेगा, इमेजिनरी, रियल नहीं बन सकता, और छोटा ही बनता है हमेशा। कैसा बनता है, जो इमेज होता है वो कैसा बनता है, हमेशा स्मॉल बनता है। अब देखो, याद रखो, ऐसी कौन सी चीजों में तुम यूज करते हो जहां बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट का तुम्हें बहुत छोटा इमेज बनाना होता है हमेशा। एक कभी भी कोई भी बाइक हो या फिर कार हो, बहुत बड़ा ट्रक, गाड़ी, उनका इमेज बहुत छोटे से तुम्हें मिरर में देखना है, तो कौन सा, अब तो तुम खुद बताओ। ये यूजेस तुम्हारे पेपर में आता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि जब भाई हम इन कॉन्वेक्स मिरर का हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो वो कभी कभी क्या करते हैं अपन लोग, कभी कभी का मोस्ट ऑफ द चांसेस यही है कि हम उसी में यूज करते हैं। तो वहां पर क्या है, हम कोई भी गाड़ी के साइड मिरर व्यू में, साइड व्यू मिरर में हम किसका यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका छोटा इमेज बनाना है, तो हमेशा छोटा इमेज किस में बनेगा, मेरे पास हमेशा छोटा इमेज बनेगा कॉन्वेक्स मिरर में। और यही सेम कंडीशन कॉन्वेक्स लेंस में देखने को मिल जाती है बेटा, ठीक है। हमेशा सेम सारी कंडीशंस किस में देखने को मिल जाती है, कॉन्वेक्स लेंस में मिल जाती वो, अरे सॉरी बेटा, कॉनकेव लेंस में मिल जाती है, कॉनकेव लेंस में देखने को मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेरे पास लेंसेज के बारे में बात कर लेते हैं और इनके लॉस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंपोर्टेंट फॉर्मूला जब बात करते हैं तो बेटा मेरे पास इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u इजल टू 1/f। ये होता है मिरर के अंदर, ये इसे मिरर फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं, जहां पर v जो होता है वो इमेज डिस्टेंस होता है, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, और u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f क्या होता है, फोकल लेंथ। एफ क्या होता है, फोकल लेंथ। अब इनके कुछ साइन के बारे में बता देता हूँ। जब हम कॉनकेव की बात करते हैं बेटा, जब हम किसकी बात करते हैं, डिंग 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 डिंग, कॉनकेव की बात करते हैं, तो वी यू एफ तीनों यहाँ नेगेटिव होते हैं, तीनों यहाँ नेगेटिव होते हैं। यहाँ कॉनकेव भैया हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंसेज हो चाहे मिरर हो, लेंस हो चाहे मिरर हो, इन दोनों में ही तीनों नेगेटिव ही रहते हैं। जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स की, तो यहाँ पर वी यू एफ, वी यू एफ, यहाँ यू होता है नेगेटिव पर दोनों होते हैं पॉजिटिव। चाहे कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों में सेम कंडीशन होती है। यहां तक समस्या बेटा क्लियर। अब नेक्स्ट आगे बढ़ दूं। अब बात करते हैं बेटा कुछ केमिस्ट्री में एसिड बेस सॉल्ट वगैरह की। एक सेकेंड ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसिड बेस सॉल्ट की बेटा। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं, पूरा पूरा चीजें नहीं बता रही, जितना भी है आपका आएगा इसी में से। अब समझना, एसिड बेस सॉल्ट की बात करें तो एसिड वो होता है जिसमें H प्लस आयंस होते हैं, बेस जो होता है वो OH नेगेटिव आयंस होते हैं, और सॉल्ट होता है जब एसिड और बेस का जब रिएक्शन कराया जाता है, क्या बेटा, एसिड और बेस का रिएक्शन कराया जाता है, जब मेरे को क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, और प्लस उसके साथ वाटर, पानी भी मिल जाता है। तो एसिड्स क्या होते हैं, सब्सटेंस दैट रियलाइजेस H प्लस आयंस। मैंने बोला ना, जो क्या बोलता है बेटा, H प्लस आयंस होता है, और ज्यादातर एसिड्स को हम कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं।
याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कैटलिस्ट कौन सा है, हाइड्रोजनेशन कौन कर रहा है। तो एसिड जो होगा वो हमेशा कैटलिस्ट के फॉर्म में ही यूज किया जाता है। व्हाट आर द बेसिस, वो जो OH नेगेटिव आयंस देते हैं उन्हें बेसिस बोलते हैं। सॉल्ट फॉर्मेशन के लिए हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का यूज करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मींस अब एसिड और बेस का जब रिएक्शन कराते हैं तो मुझे सॉल्ट मिल जाता है। सॉल्ट दो तीन तरीके का होता है, एक एसिडिक सॉल्ट होता है और एक बेसिक सॉल्ट होता है। ठीक है, एक एसिडिक सॉल्ट होगा और एक बेसिक सॉल्ट होगा। अब मैं कुछ रिएक्शंस की बात कर लेता हूँ। एसिड का जब मेटल के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो मुझे कौन सी गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है। ये बहुत बार आता है कि भैया हम एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ कर रहे हैं तो हमें कौन सी गैस मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और उसके साथ मुझे सॉल्ट भी मिलेगा। वो कौन सा मिलेगा, मेटल सॉल्ट मिलेगा। तो मेरे पास कौन सा सॉल्ट होता है, वो मेटल सॉल्ट होता है। एसिड का रिएक्शन जब किसके साथ कराते हैं, मेटल के साथ। एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, मेटल के साथ। तो मेरे पास क्या होता है, वो मेटल सॉल्ट। ठीक है, नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद ऑल एसिड्स। एक्टिविटी सीरीज पर डिटरमाइंड रिएक्टिविटी, मतलब यहाँ पर डिपेंड करता है कि भाई साहब यहाँ किसके साथ करा रहे हैं। अब हम कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड, इन चार का हम रिएक्शन कराएंगे किसी भी एसिड के साथ तो रिएक्शन होने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड हाइड्रोजन से नीचे होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते। बाकी जितने भी मेटल्स हैं जो कॉपर इन हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं अगर बात करूं बेटा HCl प्लस मैग्नीशियम, तो वहां पर मैग्नीशियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को आराम से रिप्लेस कर सकता है, ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो MgCl2 बना देगा वो, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। वहां पर ये आता है कि हाइड्रोजन गैस कब रिलीज हो रही है, कि मेटल का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, एसिड के साथ, तो वो सारी चीजें देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा एसिड का मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो वहां पर मिलेगा सॉल्ट प्लस उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। तो एसिड का जब हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो मिलता है, जैसे HCl का NaSCO3 के साथ करा दिया, NaHCO3 मेटल हो गया, हाइड्रोजन हो गया और ये कार्बोनेट हो गया। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। क्या मिलेगा, समस्या चलो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक की, तो मेरे पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कलर चेंजेस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब देखो, अगर क्रिस्टलाइजेशन का मतलब है कि उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन आता है कि जिसमें मेरे पास कि कौन सा इसमें से क्रिस्टलाइजेशन क्या है, किस क्रिस्टल वाला है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्रिस्टल होगा। वहां पर चार एग्जांपल में तुम्हें जिप्सम दे देगा, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस दे देगा, तो इनमें से बोलेगा कि इसमें कौन कौन से में क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल उसी में होता है जिसमें वाटर पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास नेक्स्ट है एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ, जब HCl या CaCO3 के साथ कोई भी, मतलब देखो अगर मेटल के साथ कर रहा है खाली तो वहां हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ कर रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ कार्बोनेट का, तो ब्रिस्क, ठीक है, डिफरेंसिव विद कार्बन डाइऑक्साइड टर्निंग द लाइम वाटर मिल्की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें तो तुम्हें पता है एसिड का बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है, उसके साथ हीट रिलीज होती है। जहां कहीं भी हीट रिलीज होगी उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल देते हैं। रिएक्शंस के टाइप भी समझ लो, रिएक्शन के टाइप होते हैं 5, रिएक्शन के टाइप भी होते हैं 5। मेरे पास होता है, एक होता है देखो बेटा कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो चीजों को मिला के एक बनाया जाता है। कॉम्बिनेशन में दो एलिमेंट्स को मिला के एक प्रोडक्ट बना दिया जाता है तो कॉम्बिनेशन हो जाता है, शादी करा देते हैं उनकी। डीकम्पोजिशन में तोड़ दिया जाता है, डिवोर्स हो जाता है, डीकम्पोजिशन इज कॉल्ड डिवोर्स। डिस्प्लेसमेंट में एक मेटल दूसरे की जगह ले लेता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में एक मेटल दूसरे की जगह तो दूसरा वाला पहले की जगह, वो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। रिडॉक्स में क्या होता है, रिडॉक्स इंपोर्टेंट टॉपिक है तो रिडॉक्स को मैं वैसे समझा देता हूँ। रिडॉक्स में क्या होता है बेटा, समझना थोड़ा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे सिर्फ शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो देखनी है बेटा। ठीक है, देखो देखो बेटा, देखो देखो पंबर कोला, तो देखो रिडॉक्स में क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में होता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। पहला पहला क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, O2 को जब ऐड किया जाता है तो ऑक्सीडेशन होता है। और रिडक्शन में क्या होता है, यहाँ ऐसा है, O2 को ऐड और हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है
तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होता है, देखो बेटा, रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में होता है, रिडक्शन में होता है O2 को रिमूव करना और हाइड्रोजन को ऐड करना। हाइड्रोजन को क्या करना, ऐड करना, वो रिडक्शन में होता है। जो ऑक्सीडेशन होने में हेल्प कराता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिडक्शन होने में हेल्प करता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। समझ में आया बेटा, समझ में आया कि नहीं आया भाई? आगे बढ़े, आगे बढ़े। रिडॉक्स हो गया। रिडॉक्स क्या होगा, रिडॉक्स जब ही होगा जब, याद रखें बेटा, जो दोनों होंगे किसी भी रिएक्शन में वही होगा हमारे पास रिडॉक्स होगा। कोई समस्या किसी को, कोई समस्या बेटा, कोई भी समस्या? उंगो नमक को कोदा बंदू सिकलो कुत्तोबा, हम बोला। नेक्स्ट हम बायोलॉजी में आते हैं बेटा, नेक्स्ट थोड़ा बहुत बायोलॉजी में आते हैं। मेरे फेवरेट सब्जेक्ट है बायोलॉजी। मैंने बहुत मुश्किल से सीखा था, पता नहीं बचपन में कौन था जो सिखा गया मुझे बायोलॉजी। बायोलॉजी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। देखो ऐसे से बीच बीच में से टॉपिक उठा रहा हूँ मैं, मेरे को ऐसे सीरीज वाइज अच्छा नहीं लगता। सीरीज वाइज तो हमारी दुनिया है, दुनिया बदलनी है। प्लांट हार्मोन्स, नर्वस सिस्टम्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को छुट्टियों में समझो, हमारे ब्रेन से लेके नीचे तक हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स आते हैं, हमारे बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं उन्हें एंडोक्राइन सिस्टम में इंक्लूड करते हैं बेटा। ब्रेन से लेके फिनाइल टेस्टिस तक, यहाँ स्टार्ट करते हैं ब्रेन से। ब्रेन में हमारे पास 3 ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। ठीक है, पहला होता है पिनाइल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर हाइपोथैलेमस। पिनाइल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस। पिनाइल जो होता है बेटा, पिनाइल ग्लैंड जो होता है वो मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है जो स्लीप साइकिल को कंट्रोल करता है। दूसरा, पिट्यूटरी एक मास्टर ग्लैंड होती है। मास्टर ग्लैंड जो ऑल ग्लैंड्स के लिए कंट्रोलेशन में देती है, और प्लस एक ग्रोथ हार्मोन रिलीज करती है। ग्रोथ हार्मोन से हमारी लंबाई बढ़ती है। खली की पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा बढ़िया है, और एक छोटी सी चुटकू है ना, चुटकू, उसकी थोड़ा कम होगी। मुझे नहीं पता भैया, जिसकी हाइट कम हो तो समझ जाओ उसकी पिट्यूटरी ग्लैंड में समस्या है, मास्टर ग्लैंड में समस्या है। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस, जो हमारे फीलिंग्स कंट्रोल करता है, क्रेविंग्स ऑफ भूख। भूख मतलब समझ रहे हो ना, मेरे को खाना है, खाना है तो खाना है। अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, जस्ट नेक्स्ट आते हैं धीरे धीरे नीचे होता है पेनाइल, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, फिर आते हैं थैलेमस, सॉरी सॉरी सॉरी। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, ये होता है थायराइड। क्या होता है, थायराइड। थायराइड हमारा थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, जो कि हमारे पूरे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती है ना, जिनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं, उनको कंट्रोल करता है। जैसे डाइजेशन होना है, ठीक है, प्रोटीन टूटना है, तो सही कई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सारे रिएक्शंस को कंट्रोल करता है थायरोक्सिन। अगर इससे आयोडीन ना मिले तो आयोडीन की कमी से यहाँ घींगा रोग हो जाता है, मोटा गोइटर बोलते हैं उसको, गोइटर, यहाँ फूल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ होता है थाइमस, जो हमारे एक्चुअली में अगर हम बात करें, जो यहाँ हमारा छोटे बचपन में बहुत बड़ा होता है, जब बूढ़े होते जाते हैं, मतलब एज बढ़ता जाता है तो वो छोटा होता जाता है, क्योंकि हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इंगनमको कहा को इम्यूनिटी बढ़ाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मेरे पास है पेनक्रियास। यहाँ पेनक्रियास होता है, पेनक्रियास, यहाँ पेनक्रियास होता है, तो वो क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, इंसुलिन। वो डायबिटीज कंट्रोल करता है। जैसे ही तुम्हें डायबिटीज है, तुम्हारे लिए क्वेश्चन क्या आएगा पता है, क्वेश्चन आएगा कि इंगे बोत्तरो नमो को, किसी तुल्ला तुल्ला नाम के को डायबिटीज हो गया है, उसे कौन सा इंजेक्शन लगाना चाहिए, तो इंसुलिन का, जे फलान ढिकान। तो डायबिटीज के में इंसुलिन का इंजेक्शन लगाएंगे। और जिसको यहाँ थायराइड की दिक्कत, आयोडीन। पेनक्रियाज, इंसुलिन, इंजेक्शन, खत्म मामला। इंजेक्शन लेना चाहिए जरूर, अच्छी चीज है इंजेक्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चीनी खाओ जिक्के। हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर मेरे पास हो गया ये पेनक्रियास। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो किडनीज होती हैं, किडनीज, यहाँ किडनीज के ऊपर होता है यहाँ पर एडेनल ग्लैंड, जो एडेनलाइन हार्मोन रिलीज करता है, जो फियर के टाइम पे काम देता है। जैसे तुम्हें देखा है ना, तुम्हें कभी किसी को भूत आ जाते हैं, वो जो अंदर से एक जोश आता है ना, खुश हो जाओ, दुखी हो जाओ, वो अंदर से जो गुस्सा में, जो रीजनल एक तरह से फियर में, फियर हार्मोन बोलते हैं उसको, एड्रेनालाइन को। तो जो कोई कुत्ता वुत्ता भाग रहा होता है, तुम बहुत स्पीड से भाग तो बत्तो रे, मतलब भाग ही जा रहे हो, भाग ही जा रहे हो। तो वो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज होता है। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर मेल में तो होता है टेस्टिस, और फीमेल में होता है ओवरीज। मेल में टेस्टिस, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से बियर्ड ग्रोथ, मुस्टैक्स, कंधे चौड़े होना, आवाज भारी होना, ये सारी चीजें आती हैं, जो आसपास लड़कों को नहीं है तो भाई समस्या है टेस्टोस्टेरोन की। नेक्स्ट है
फीमेल हार्मोन, फीमेल में ओवरीज हार्मोन, ओवरी दो तरह के हार्मोन रिलीज करती है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है बेसिकली, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है बेसिकली गर्ल्स में वॉइस को थोड़ा पैना कर देता है बेसिकली। ब्रेस्ट और कई सारी चीजें हैं जो प्यूबिक हेयर्स वगैरह जो सेक्सुअल चीजें हैं उन्हें बढ़ा देता है। तो और ये सारी चीजें हैं हमारे बॉडी में। तो सबसे पहले ओवरीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनल एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज करता है, पेनक्रियास इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है, थायराइड थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, पेनाइल मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है, हाइपोथैलेमस एक रियलाइजिंग हार्मोन रिलीज करता है, रियलाइजिंग हार्मोन। तो बेसिकली ये हमारे ग्लैंड है, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया ये हमारा खत्म। तो एंडोक्राइन सिस्टम तो तो निपट गया। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जब हम बात करते हैं तो ब्रेन हमारे पास 3 पार्ट्स का होता है, और मेरे पास ब्रेन कितने पार्ट का होता है? 3 पार्ट का होता है बेसिकली बेटा। अगर बात करें मेरे पास पहला हो जाता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर मिड हिंड। फोर ब्रेन जो होता है बेसिकली सेरिब्रम पहला वाला पार्ट होता है, जो ऊपर सबसे बड़ा पार्ट होता है वो सेरिब्रम होता है, ठीक है। तो सेरिब्रम जो होता है ना सबसे बड़ा वाला पार्ट, वो थिंकिंग पार्ट होता है। क्या पार्ट होता है? थिंकिंग। एक सेकंड ना, ठीक है भाई, हम बात करने वाले थे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में। तो फोर में मेरे पास पहले आता है सेरिब्रम, इसके बारे में बात करते हैं बेटा। सेरिब्रम, सेरिब्रम जो होता है मेरे पास थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है। सेरिब्रम कौन सा पार्ट होता है? थिंकिंग पार्ट। तो बेसिकली जब हम यहाँ कोई भी सोचते हैं, चिप मेमोरी है, मतलब कोई भी चीज सोच रहे हो, जैसे तुम किसी भी के बारे में सोच रहे हो, मतलब मैं भी सोचता हूँ, तो बेसिकली वो सेरिब्रम के अंदर होता है। तो बेसिकली ना थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा। सेरिब्रम के नीचे जैसे एक लेयर होती है थैलेमस की लेयर, उसमें एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड, अभी हमने बात कर ली थी उसके बारे में। फिर मिड ब्रेन के बारे में बात करते हैं। मिड ब्रेन हमारे ये हेड के रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा हिंड ब्रेन के बारे में। तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के मेरे पास 3 टाइप हो जाते हैं, सेरिबेलम, बलम पिचकारी, सेरिबेलम, बोन्स, मेडुला। सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला। सेरिबेलम क्या करता है बेटा? हमारे बॉडी के जितने भी रिफ्लेक्स एक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। जैसे मैं हाथ ऊपर कर दिया, मैं नीचे हाथ नहीं, ये वाला नीचे कर दिया, ये वो कर लिया मैंने, ठीक है। मैंने पंच इस बॉक्स में, मतलब हाथ इस तरीके से, कोऑर्डिनेशन पूरा जो होता है वो सेरिबेलम कंट्रोल करता है। पोन्स पहले तो रेस्पिरेशन कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन जाएगी। रेस्पिरेशन क्या होता है? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी, ऑक्सीजन जाके मेरे ब्लड में मिलेगी, ब्लड मेरे सेल में ले जाएगा, सेल में प्रेजेंटेड ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज को तोड़ना, वही तो रेस्पिरेशन है। मतलब फूड में से एनर्जी नहीं लेना, तो दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन, कंट्रोल बाय द पोन्स। एंड पोन्स तीनों को कनेक्ट करता है, मेडुला, सेरिबेलम एंड सेरिब्रम। कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए, दिमाग सोचेगा तभी तो हाथ हिलाऊंगा मैं। ठीक है, हाथ हिला लो आज। अब यहाँ मेडुला, मेडुला के बारे में बात करें तो मेडुला हमारे अंदर के इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल बाय द सेरिबेलम, एंड इनवॉलेंट्री मतलब अंदर के, जैसे स्टमक और हार्ट डुक 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 डुक, नर्वस सिस्टम फ्लो, और ये सारी चीजें मेरे पास किससे करता है? तो मड्यूला, ये सारी चीजें मैं सोच कैसे रहा हूँ? सेरिब्रम। और माउथ को हिला किससे रहा हूँ? सेरिबेलम। और अंदर से मेरे दुक 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 दुक, मेड्यूला। तो ये सारी चीजें हैं। वॉलेंट्री एक्शंस, इनवॉलेंट्री एक्शंस अंदर होगी, मेरे को नहीं, इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकता मैं, सेरिब्रम से सोच नहीं सकता, ये बात है, समझ गए? कोई समस्या है? आगे बढ़ते हैं, प्लांट हार्मोन के बारे में बात करते हैं। तो बेटा प्लांट हार्मोन क्या होता है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ये 4 प्लांट हार्मोन होते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एथेलाइन। तो भाई प्लांट हार्मोन में पहला होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है बेटा वो फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म मतलब है मूवमेंट बढ़ाना लाइट की तरफ। ट्रोपिज्म ये एक मूवमेंट है, ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, ठीक है। यहां पर में सब बेसिकली क्या होगा? जैसे कोई प्लांट है वो लाइट की तरफ बढ़ रहा है, वो ऑक्सीजन की तरफ से। और एक जियोट्रोपिज्म जो जमीन की तरफ, मतलब ग्रेविटी की तरफ बढ़ रहा है। जो प्लांट का पार्ट लाइट की तरफ बढ़ता है वो पॉजिटिवली होता है। जैसे अगर मैं बात करूं, प्लांट के ऊपर स्टेम है, वो लाइट की तरफ बढ़ता है, तो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। फोटो मतलब लाइट। जियोट्रोपिज्म में क्या आता है? अगर मैं बात करूं, प्लांट की रूट है वो नीचे जड़ की जड़ जो होती है वो नीचे की तरफ जाती है, तो वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है। अब मैं बात करता हूं
कि प्लांट का जो स्टेम है वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, नीचे की तरफ नहीं बढ़ रहा, तो वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है और पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है। तो फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म इससे क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं जिब्रेलिन की। जिब्रेलिन क्या करता है? ग्रोथ एंड सीड जर्मिनेशन करता है। जिब्रेलिन पर ऑक्सीजन की हेल्प के बिना नहीं कर सकता, वो बहन भाई है एक दूसरे की। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन का काम करता है, मतलब एक सेल से दो, दो से तीन, पांच, पांच से 15, 20, 50 करोड़ प्लांट के अंदर सेल डिवीजन करना है, तो वो साइटोकाइनिन करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्सिसिक एसिड, जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स एंड डोरमेंसी। पर्टिकुलरली कोई भी सीड है, सीड से कोई भी जब पेड़ उगता है तो डोरमेंसी टाइप, मतलब ठीक है, तो वो सारी चीजें कौन कर रहा है मेरे पास? वो मेरे पास एब्सिसिक एसिड कर रहा है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेक्स्ट। तो मेरे पास कितने टोटल हार्मोन हो गए प्लांट हार्मोन? 4। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, देयर आर द 4 प्लांट हार्मोन्स। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की बात करें तो अनलाइक एनिमल्स, प्लांट डोंट हैव एन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम तो नहीं होता उनके पास। दे यूज केमिकल सब्सटेंस, तो मैंने प्लांट हार्मोन के बारे में बात कर दी। और मूवमेंट होता है, जिसमें हमने फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, एक हाइड्रोट्रोपिज्म होता है जो पानी की तरफ जाता है, मूवमेंट पानी की तरफ मूवमेंट करे उसको हाइड्रोट्रोपिज्म बोल देंगे। ठीक है। एक कीमोट्रोपिज्म हो जाता है जो केमिकल की तरफ होता है, तो सिर्फ और सिर्फ उसमें होता है। पॉलन ग्रेन जब ओव्यूल्स की तरफ जाता है, बस उसी में कीमोट्रोपिज्म होता है और किसी में नहीं होता। प्लांट्स मूवमेंट की मैंने ट्रॉपिक मूवमेंट हो गया, नेस्टिंग मूवमेंट हो गया और रोल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। मैंने बता दिया ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट मेरे पास है तो मूवमेंट टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑलवेज नेगेटिव, द स्टिमुलस टू द ट्रॉपिज्म, मतलब लाइट की तरफ कर रहा है फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव हो जाएगा। जो स्टेम हो वो ठीक है, उस ये सारी चीजें हैं बस, और कुछ नहीं है। नेस्टिंग मूवमेंट में क्या होता है? वो अनवांटेड मूवमेंट होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शनल की तरफ नहीं होता। जैसे चुई मुई का पेड़ होता है ना, मिमोसा पे पुडिका, उसे टच कर देते तो उसकी लीव्स ऐसे कट जाती है, उसे नेस्टिंग मूवमेंट बोल देंगे। ऑक्सीजन का रोल मैं बता ही दिया था, फोटोट्रॉपिज्म जहां बढ़ाना, प्लांट की ग्रोथ या सेल एनलार्जमेंट का काम होता है ऑक्सीजन का। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, हम इसमें भी आगे बढ़ते हैं। मेरे को थोड़ा थोड़ा ज्यादा शॉर्ट वीडियो बना, ये बता जिससे तुम्हारा पूरा रिवीजन हो जाए। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड नर्वस सिस्टम, ठीक है। मैंने बता ही दिया था हमारा एक रिफ्लेक्स सेक्शन भी होता है बेटा, वी आर डिस्कसिंग अबाउट रिफ्लेक्स सेक्शन। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स द नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम जो coordinates all the body activities and the nerve neurons, it has two main divisions, central nervous system CNS और PNS। CNS तो मैंने बता ही दिया था सारा चीजें। अब PNS के, और PNS में क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स फैले होते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं आप समझ लो। न्यूरॉन्स में सबसे पहले क्या होता है बेटा समझ लो, इंगरा नमक को चूरा। देखो न्यूरॉन्स में यहाँ होते हैं डेंडराइट्स, ये क्या होते हैं? डेंडराइट्स, सेल बॉडी होता है। डेंडराइट्स में क्या होते हैं? यहाँ से रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर्स के थ्रू सिग्नल आता है, जिसमें बात करते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स यहाँ से सिग्नल रिसीव होगा, यहाँ किसको मिलेगा? सेल बॉडी को मिलेगा। यहाँ सेल बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स केमिकल्स फॉर्म में बदलेगा। यहाँ ग्रेनुअल्स होते हैं, वो ग्रेनुअल्स क्या करते हैं? सेल बॉडी के थ्रू यहाँ पर मेरे पास क्या करेंगे? इसको आगे बढ़ाएंगे, सिग्नल आगे बढ़ेगा। यहाँ ये ऑक्सीजन होता है, डेंड्राइट, सेल बॉडी, ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे होगा मेरे पास नर्व एंडिंग, यहाँ से फिर दूसरा मेरे पास जुड़ेगा। इन दोनों की स्पेस को हम बोलते हैं साइनेप्स। इन दोनों की स्पेस को क्या बोलते हैं बेटा? साइनेप्स। मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच का जो स्पेस होता है जहाँ से सिग्नल ट्रांसफर होता है, उसको अपन लोग साइनेप्स बोलते हैं। स्नैप्स। फिजिक्स में आगे बढ़ते हैं। पुराना मोलो, इलेक्ट्रिसिटी बड़ा ऐसा टॉपिक है जिसमें लोग आया खाते हैं, ओ जी का है वो इलेक्ट्रिसिटी, हम पे ना है रो, हम पे वो मैग्नेटिक इफेक्ट, दोनों को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक करंट में सबसे पहले अमल में ये नहीं बताऊंगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फ्लो किया जाता है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है। Q अपॉन टी, द फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट। इसका यूनिट होता है मेरे पास एम्पियर, और इसे मेजर किया जाता है अमीटर से। ठीक है, मेरे पास हो जाएगा नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस। किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट तक रख दिया जाए, उसमें जो वर्क करना पड़े, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू कैरी अ चार्ज एक पॉइंट टू अनदर पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। उसको हम बात करें वी से शो करते हैं। मेरे पास किसी भी चार्ज को उठा के किसी वर्क करा था ना, वर्क की W अपॉन Q, ये हो जाता है मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इन्फिनिटी से लेके एक पॉइंट तक रखते हैं। यहाँ मेरे को इसको मेजर, इसका यूनिट होता है वोल्ट, मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर से। ठीक है, दोनों समरसेबल्स में देख सकते हो तुम लोग, दोनों अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों हो जाते हैं समरसेबल के अंदर।
नेक्स्ट बढ़ते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इसी के ऊपर है, इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन है, मतलब शादी हो रखी है इन दोनों की। इसमें क्या कर रहा है, उसने बोला है सीधा सीधा, अगर तीन चीजें कांस्टेंट हो, टेम्परेचर, प्रेशर और स्ट्रेन, पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक करंट के होगा। मतलब इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा, पति बढ़ेगी तो पत्नी भी बढ़ेगी, मतलब सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ मेरे पास ओम्स लॉ क्लियर हो गया। ओम्स लॉ में क्या है, V प्रोपोर्शनल टू द I, बस ये है। इससे मेरे पास एक चीज निकल के आती है, V प्रोपोर्शनल I जो होता है ना, V जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं किसी भी फिजिक्स में, किसी भी फिजिक्स में क्या, एक ही फिजिक्स है ना हमारे दुनिया में, तो V बराबर आई आर हो जाता है। आर मतलब है, आर एक कांस्टेंट टर्म आ जाता है, तो आर को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। आर इज अ रेजिस्टेंस, आर इज अ रेजिस्टेंस। इंगो इंगो रेपतो, इलेक्ट्रिक करंट बताई दिया था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल डिफरेंस बताई दिया था। रेजिस्टेंस क्या होता है, ये रोकता है चीजों को बढ़ने, तुम्हें आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है, सोसाइटी, तुम्हारे रिश्तेदार, पर्टिकुलरली ताने मार मार के बिल्लुम बिल्लुम बिल्लुम। अब वही सारी चीजें ये है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को, चार्ज को फ्लो होने से कौन रोकेगा, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस एक रिश्तेदार मान लो या सोसाइटी मान लो, तो रेजिस्टेंस एक ऐसी चीज है जो रोकती है किसको, फ्लो होने से, इलेक्ट्रिक करंट को। द रेजिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द रेजिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ, द फाउंडेशन अगर हम बात करें तो ये हमारे पास हो ही गया था, अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिया था। सीरीज और पैरेलल में कॉम्बिनेशन होता है। अब इसको मैं थोड़ा डार्क में समझा देता हूँ। इस बार मेरे को लग रहा है कि चांसेस है, मेरे अंदर से फीलिंग आ रही है कि इसी चैप्टर में पूरे में से इस चीज का आने का फीलिंग आ रहा है मेरे को, फीलिंग आ रहा है। पता नहीं, देखो दुनिया में तो फीलिंग हर किसी को आती है, मेरे को भी आती है, अच्छी अच्छी वाली फीलिंग भी आती है, पर ऐसे थोड़ी ना है कि सब चीज तुम्हें फीलिंग मिल रही हो तो मिल जाए। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में तुम्हें थोड़ा बहुत ऐसा ज्ञान दे देता हूँ कि तुम बिल्लुम बिल्लुम हो जाओ। रेजिस्टेंस में क्या होता है, मेरे पास रेजिस्टेंस के दो होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक होता है पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को एक ही वायर में कनेक्ट कर दिया जाता है, ये रेजिस्टेंस का साइन होता है। ठीक है, R1 R2 R3, इसको मैंने एक ही में कनेक्ट कर दिया है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है इसको। ठीक है, मैंने ज्यादा फलम बलम करानी है। अब यहाँ समझ लो, सीरीज में मेरे पास इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है, इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है, पर पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस रहता है। इसी वजह से जल्लर होती है, जल्लर, जल्लर में सीरीज कॉम्बिनेशन ही होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट सेम होता है पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो इसमें अगर मैं V वोल्टेज का, ये मेरे पास बैटरी है, तो इसमें V वन जाएगा, इसमें V2 जाएगा, इसमें V3 जाएगा। अगर मैं टोटल पोटेंशियल निकालूं, टोटल पोटेंशियल निकालू, टोटल V निकालू, तो टोटल V कितना आएगा मेरे पास, V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी हमने ओम्स लॉ के थ्रू क्या करा था, V बराबर आई आर, तो पहले वाले में मेरे पास कितना होगा, I और R1 आई, R2 प्लस R3, आई सब में से कॉमन आ गया तो मेरे पास क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास V इक्वल टू टोटल अगर निकालू, V और क्या होता है मेरे पास, टोटल V मेरे पास यहाँ पे V और I मेरे को आएगा R टोटल, तो V, सॉरी 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 सॉरी, आई आर टोटल, मेरे पास I से I कट जाएगा तो R टोटल मेरा सीरीज में कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे क्वेश्चन आ सकता है बेटा, अगर तुम्हें सीरीज में ऐसे करके जोड़ रखा हो तो डायरेक्ट जोड़ देना, बिल्लुम बिल्लुम। नेक्स्ट पोटेंशियल मैंने पैरेलल में बता देता हूँ। पैरेलल में क्या होता है बेटा, चल हट, पैरेलल में क्या होता है, देखो पैरेलल में मेरे पास कोई भी रेजिस्टेंस जो होता है ना, वो अलग अलग वायर में जोड़ते हैं अपन लोग। जैसे घर की डोमेस्टिक होती है ना बेटा, तुमने पता ही है ना, घर की डोमेस्टिक वायरिंग जो होती है वो पैरेलल में होती है। इसको भी मैंने पोटेंशियल में जोड़ दिया। अब तुम्हें पता ही है कि घर के सारे अप्लायंसेस को हमारा पोटेंशियल कैसा चाहिए होता है, सेम चाहिए होता है, क्योंकि 220 वोल्टेज पे अगर मेरे पास घर की वायरिंग मैं जोड़ रहा हूँ, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, सुंदर महिला, सॉरी सुंदर, ये सारी चीजें वो कभी कभी फंसल जाते हैं, इधर उधर निकल जाते हैं। फिर वो ये फिर हो रहा वो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस V, तो इन सब में V और इसमें भी V, इसमें भी V, क्योंकि भाई 220 वोल्टेज की सारे अप्लायंसेस होते हैं, तो सारे अप्लायंसेस में सब वोल्टेज है, तो पैरेलल ही जोड़ते हैं अपन लोग। तो डोमेस्टिक की घर की वायरिंग, जो डोमेस्टिक वायरिंग जो होती है वो हम पोटेंशियल किस, सॉरी किस में करते हैं, पैरेलल में करते हैं, सीरीज में, पैरेलल में, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल अलग हो जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास हो गया V, पर इलेक्ट्रिक करंट अगर I फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन कहाँ से होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो मतलब यहाँ से इधर से जाएगी इलेक्ट्रिक करंट ऐसे, तो यहाँ होगा I1, ये होगा I2 और ये होगा I3, और रेजिस्टेंस तो R1 ये हो गई, R2 ये हो गई, R3 ये हो गई। तो मैं टोटल इलेक्ट्रिक करंट अगर निकालता हूँ तो मेरे पास कितना होगा,
I1 प्लस I2 प्लस I3। अभी मैंने ओम्स लॉ के थ्रू निकाला था V बराबर क्या था आई आर, तो मुझे I निकालना है तो I कैसे निकालूंगा, V अपॉन आर टोटल। तो यहाँ इसकी जगह कर दूंगा V अपॉन आर टोटल। तो ये हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ये V से V कट जाएगा तो 1 अपॉन आर टोटल कितना बचेगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। मेरे पास देखो ये डेरिवेशन इसी वजह से कराया, थोड़ा बहुत फीलिंग आ रही है, ये डेरिवेशन आ सकता है बेटा, तो डेरिवेशन मैंने करा दिया। ये तो मेरे पास ये था। और याद रखेंगे सबसे ज्यादा सीरीज में मेरे पास रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस मेरा सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें होगा, सीरीज में, और सबसे कम किसमें होगा, पैरेलल में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। अब अगर मेरे पास आता है वो जो टॉपिक होता है कि रेजिस्टेंस फैक्टर किस पे, मतलब किस किस पे फैक्टर पे डिपेंड करता है रेजिस्टर। याद रखेंगे बेटा आर प्रोपोर्शनल होता है लेंथ। अगर मेरे पास किसी भी वायर की लेंथ अगर ज्यादा होगी तो प्रोपोर्शनल आर बढ़ेगा, मतलब लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। पर जितना मोटा वायर होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। तो ठीक है, दोनों को मिला देता हूं, आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। प्रोपोर्शनल हटाते तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो आर बराबर यहां आ जाएगा रेजिस्टिविटी एल अपॉन ए। ये मेरे पास टॉपिक हो गया। द फैक्टर्स विच डिपेंड, फैक्टर्स विच डिपेंड्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो पहला लेंथ और दूसरा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। पर इसमें एक बीच में आया रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी बेटा किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करेगा कि मेरे पास किस टाइप का मटेरियल है। मटेरियल चेंज होगा, कॉपर एल्यूमिनियम सब में रेजिस्टिविटी चेंज होगी। पर यहाँ लेंथ पे कोई, मतलब लेंथ बढ़ाई तो रेजिस्टिविटी नहीं होगी चेंज। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब मोटा करा वायर तो रेजिस्टिविटी नहीं होगी चेंज। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों अलग अलग है, नो समझ लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। दुनिया की सबसे बढ़िया चीज होती है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एक सेकंड रुको बेटा। ठीक है भैया, तो हमने बता दिया रेजिस्टिविटी सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करेगी, मटेरियल पे और टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे तो बिंगे नमक को का ठीक है, लो बोल रन मत रज कहला को था। ठीक है, ओम्स लॉ हो गया, द फाउंडेशन हो गया, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब हम बात कर लेते हैं बेटा भैया नेक्स्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। अभी मेरे को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की भी बात करनी थी, पर उससे बढ़िया डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर लेंगे, जिससे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट से आने का चांसेस ज्यादा है। तो अपन लोग इतनी स्पीड से चल रहे हैं, मुझे लग रहा है बेटा इंडिया में बुलेट ट्रेन तो आई नहीं, मैं आ गया। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जहां अगर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर में फ्लो कराएंगे, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन, किसी इलेक्ट्रॉन फ्लो कराया तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया, तो किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो कराते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। समझ रहे हो, किसी भी वायर में जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराया जाता है तो क्या क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को बोलते हैं अपन लोग। तो ठीक है, हांस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, हट मेरे को नहीं पढ़ाना, तू आया ही नहीं पेपर में, क्या पढ़ूंगा मैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक, इससे रिलेटेड मैग्नेट। तो मैग्नेट इसमें आ सकता है बेटा कि एक मेरे पास मैग्नेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ से ओरिजिनेटेड होती है, इसमें कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है बेटा नॉर्थ से ओरिजिनेटेड होकर साउथ में चली जाती है, इमेजिनरी कर्व बनाती है, दिखती नहीं है आंखों से। ठीक है, तीन चीजें दुनिया में नहीं दिखती, भूतों का संसार, सच्चा प्यार, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ये इमेजिनरी कर्व लाइन का बिरार। तो भैया नॉर्थ से ओरिजिनेटेड होती हैं, साउथ में घुसती हैं, नॉर्थ से ओरिजिनेटेड होकर साउथ में घुस जाती हैं। तो भैया देखो दूसरा, ये कर्व बना रही हैं, क्या बना रही है, एक कर्व बना रही है, एक दूसरे को काटती नहीं है, लॉयल है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, ये नेवर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। अगर एक दूसरे को काटेंगी तो एट द पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएंगे, मतलब दो टेंजेंट बनेंगे। हमेशा याद रखना किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। रीजन क्या है, क्योंकि वो एट द पॉइंट जब काटेंगी ना तो वहां पे दो डायरेक्शन हो जाएंगी। कितनी डायरेक्शन हो जाएंगी, दो। अब जो दो डायरेक्शन होंगी तो वहां पर मेरे पास समस्या हो जाएगी बेटा। ठीक है, दो डायरेक्शन इट इज नॉट पॉसिबल, योर है, इट इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा केमिस्ट्री में, कार्बोनेट्स कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। जिंदगी में मेरे पास एक ही चीज है मैंने और ऑब्जर्व करी है, कार्बोनेट्स कंपाउंड की, मजेदार चीज है क्योंकि इसी के अंदर हमारे सारी अच्छी चीजें आती हैं, एल्कोहल वेल्कोहल, एकदम मजा आ जाता है, जिंदगी जहर हो जाती है। कार्बोनेट्स कंपाउंड की बात करें तो कार्बन जो होता है बेटा उसका मेरे पास एटॉमिक नंबर 6 होता है और उसकी वैलेंसी 4 होती है, टेट्रावैलेंट प्रॉपर्टी होती है, बात खत्म। इसके एलोट्रॉप्स होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फुलरेंस।
डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। यहाँ कोई फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से डायमंड जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट का अच्छा कंडक्टर नहीं होता। पर ग्रेफाइट वो एक कार्बन 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है, एक खाली होता है, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ग्रेफाइट मेरे पास यहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराता है। पर यहाँ बकमिस्टर फुलरेंस C60 डायरेक्ट होता है, फुटबॉल जैसा आकार होता है, बात खत्म। डायमंड चमकता है, ग्रेफाइट काला कसूटा होता है, बकमिस्टर फुलरेंस लगभग ग्रेफाइट जैसा होता है। इंपोर्टेंट अगर बात करें कार्बन कंपाउंड की तो हाइड्रोकार्बन हो जाता है पहला। हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन क्या होता है मेरे पास CnH2n+2, मतलब कार्बन एक तो हाइड्रोजन दुगने से दो ज्यादा, एक का दुगना दो, दुगना 4, CH4, ये हो गया मेथेन। एल्कीन यहाँ कार्बन के नंबर से दुगना होता है, जैसे अगर मैं बात करूं C2H, दुगना कितना होगा 4, यहाँ होगा। देखो जैसे इनको हम मेजर कैसे करते हैं वो मैं तुम्हें डायरेक्ट बता दूं। यहाँ पर मेरे पास कार्बन का नंबर डिसाइड होता है मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। बेटा तुम्हें 6 ही करने हैं, वे होते तो 10 हैं, होते तो इब तो बहुत भी होते हैं, तो अपन लोगों को सिर्फ 6 करने हैं। 1 2 3 4 5 और 6। इब तुम्हें समस्या है कोई? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन लोग। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप, जिसमें पहला एल्कोहल आ जाता है, जिसमें OH जुड़ा हो वो एल्कोहल है। OH जुड़ा हो वो क्या है? एल्कोहल। ठीक है। दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? COOH, जिसमें जुड़ा हो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। एल्कोहल में पीछे सफिक्स होता है ऑल। कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है मेरे पास ओइक एसिड। ठीक है। इसको और मैं गारंटेड तरीके से बता देता हूँ, जिंदगी में बहुत सारी मजे हैं, इनमें से एक मजा ले लो इसी में, मजे लो मजे लो। चलो भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें भाई साहब, बेटा 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 देखो देखो, कार्बन कंपाउंड में पहला मेरे पास COOH था, जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से जानते हैं। अब मेरे पास CO वो होता है कीटोन। ठीक है। CO क्या होता है? कीटोन। तो ये मेरे पास होता है ओन, और ये होता है ओइक एसिड। क्या होता है मेरे पास? ओइक एसिड। CO हो गया, COCOH हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा OH की। यहाँ होता है ऑल लगाते हैं, ये अल्कोहल होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा, इसमें बात करते हैं CHO, एल्डिहाइड, जिसमें हम अल लगाते हैं। इन सबको हम जोड़ते हैं एल्काइल के साथ। अब एल्काइल क्या होता है? एल्काइल होता है एल्केन से एक एच को रिमूव कर दिया जाए। किसको रिमूव कर दिया जाए? एक एच को रिमूव कर दिया जाए तो वो मेरे पास एल्काइल बन जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर CH3 है, CH3 सॉरी 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 CH4 है, CH4 है, इसको हम मान लो एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन। इसमें से एक एच हटा दो, क्या हो जाएगा? CH3, और CH3 हो जाएगा एल्काइल। तो मिस एल्काइल को शो कर देता हूँ आर से, इसी से वेजिटेबल ऑयल वगैरह बन जाता है। आर, आर। ठीक है। आर जो होता है ना, वो क्या होता है? एल्काइल होता है, मतलब एक आर का मतलब है CH3। समझ गए बेटा? अब मैं इसके साथ जोड़ दूं तो मैं क्या होगा, पहले देखो ध्यान से, पीले देखो बेटा, इसके बाद अपन लोग बात करेंगी। आर मैंने OH जोड़ दिया तो ये एल्कोहल हो गया, आर मतलब है CH3, और ये हो गया OH। एक कार्बन तो मेरे पास क्या होगा? मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। तो एक कार्बन है तो मैथ, और OH से क्या लगाया था हमने? ऑल, तो मैथेनॉल। समझ गए? अब जैसे मेरे पास है CH3, COOH, कार्बन एक और दो तो एथ, और COOH तो ओइक एसिड, तो एथेनोइक एसिड, CHO। ठीक है। तो मैं लगा दूं CH3, तो CH एक कार्बन दो कार्बन तो एथ, CHO तो अल, एथेनल। समस्या? अब इसमें CO जो होता है वो दो एल्काइल से जुड़ता है, हमेशा याद रखना, क्योंकि मैं वैलेंसी वैलेंसी वाला टॉपिक बताने के लिए टाइम बहुत कम हो जाता है, तो रिवीजन शॉर्ट में करा रहे हैं। तो बेटा आर आर, इसमें हमेशा पहला मेंबर ही होता है, एक दो तीन, तीन कार्बन तो मैथ है, प्रॉप, प्रॉप, ए नॉन, काम खत्म। जिंगारा जिंगा बुरो। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? रिएक्शंस हैं। पहली एडिशन रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, इनके बारे में पढ़ लेते हैं बेटा, क्योंकि जिंदगी में ना जरूरी चीजें बढ़िया हैं। ठीक है। जिंगारा रिंगा बोरा,
बंगरे बिंगो रोला। ठीक है, अब मेरे पास है, अगर बात करें पहला मेरे पास कंबस्टन रिएक्शन है। कंबस्टन रिएक्शन में हमेशा याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी निकलेगी, चाहे तुम मेथेन को जलाओ इथेन को जलाओ। देखो कंबस्टन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना किसी चीज को। तो मेरे पास CH4 है, CH4 मतलब मैं करता हूँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाता हूँ, तो मेरे पास क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ अगर तुम्हें करना है पोनी वोनी निकलना है निकल लेगा, पर हीट भी रिलीज होगी। तो कंबस्टन रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना। एडिशन रिएक्शन मेरे पास क्या होता है, एडिशन रिएक्शन में एल्कीन से, जैसे एल्कीन बनाना, कोई भी फॉर्म करना, मतलब हाइड्रोजन ऐड करना, हाइड्रोजनेशन करना, इसको हम एडिशन रिएक्शन बोल सकते हैं। मतलब किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड कर देना, जैसे C2H4 है प्लस H2 कर दिया तो क्या बन जाएगा, C2H6 बन जाएगा। एल्कीन से क्या बना दिया, एल्केन बना दिया। समझ गए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है वो समझ लो। द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन विद रिएक्शन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब एग्जांपल के जैसे हमने क्लोरीन कर दिया तो क्लोरीन एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, CH4 प्लस Cl2। यहाँ एरो करके सनलाइट के फॉर्म में क्या बनेगा, CH3Cl, मतलब हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया मैंने, हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिमूव। यहाँ बन जाएगा HCl। पर्टिकुलरली CH3Cl, देखो CH4 एक हाइड्रोजन को रिमूव करा, तो सब्स्टिट्यूट करा, किसी भी चीज को सब्स्टिट्यूट करा, तो दैट इज ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो तीन रिएक्शन हो गई, पहला कंबस्टन हो गया, एडिशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। इंगरा बग्गो बग्गोरा बम्बरो तोरिकेजा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे बेटा। ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है और इनका यूजेस करना। एक सेकंड, हाँ बेटा बता क्या कह रहा था तू। ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन तो हमारा हट चुका है, अरे मैंने गलती से ले दिया है। ठीक है, मेरे पास है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है भैया, देखो एक किसी भी पेरेंट से किसी भी ऑफस्प्रिंग में, जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होना, इसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। मतलब अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, अनदर जनरेशन मतलब एक दूसरी जनरेशन में, फिर इससे आए मतलब जैसे हेयर कलर हो गया, आइज का कलर हो गया, ठीक है, हेयर्स टाइप हो गए, मेरा देखो घुंघरालू उस बार है, मेरे को भी हेरिडिटी में मिला है, सब चीजें सबको मिलती हैं, जैसे लंबाई वंबाई होगी, सारी लेंथ हो गई, ठीक है। अब हेरिडिटी के ऊपर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने, किया था वो भी पी प्लांट पे, पी प्लांट पे, पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, इन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स ओनली वन एक्सप्रेस इटसेल्फ एफ वन जनरेशन, द वन दैट एक्सप्रेसेस इज डोमिनेंट, द सुप्रेस्ड वन इज रिसेसिव। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे एग्जाम्पल देखो मेरे पास टॉल है, ठीक है, और टॉल टॉल, ये टॉल के जीन थे, ये प्योर टॉल था और ये डवाफ था, ठीक है। या मैं करूंगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे के सारे जो मेरे पास थे वो टॉल आए थे। मतलब जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ज्यादा आते हैं, जिसके ट्रेड्स ज्यादा हो, ट्रेड्स मतलब आदतें। अब यहाँ पे मेरे पास ये ट्रेड्स आई है टॉल की ज्यादा, तो टॉल किस में होगा, डोमिनेंस में होगा। टॉल किस में होगा, डोमिनेंस में। जिसकी ट्रेड्स ज्यादा आती हैं उसको डोमिनेंस, और जिसकी ट्रेड्स कम आती हैं उसे रिसेसिव बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, रिसेसिव। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या होता है समझ लो, ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन टू फैक्टर्स ऑफ ईच ट्रेड सेपरेट ईच गैमेट गेट ओनली वन फैक्टर। एग्जांपल देखो मैं अगर बात करूं, कैपिटल टी स्मॉल टी प्रोड्यूसेस द टी ऑन टी गैमेट्स इन इक्वल पोर्शंस व्हेन द selfed 1/4 tall and 1/2 tall and 1/4 dwarf। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने इनका क्रॉस कराया, तो यहां से कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी आएगा, पर यहाँ पर अपन लोग कैपिटल को आगे लिखेंगे कैपिटल टी को, क्योंकि यहाँ पर डोमिनेंस में है। अब स्मॉल टी देखो, जीन वाइज तो ये बिल्कुल प्योर टॉल है, ये दोनों दिखने में टॉल है, पर यहाँ मेरे पास जीन थोड़ा बहुत डवाफ का भी है, और ये प्योर डवाफ था। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एग्जाम्पल हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को बेटा। अब इसके रेशियो बताया जाए, इसको अपन लोग एक मोनो हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। मोनो हाइब्रिड मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक्स का क्रॉस कराना। तो यहाँ पर मेरे पास 1:2:1 ये होता है मेरे पास जीनोटाइप। और फिनोटाइप की बात करी जाए तो करेक्ट, देखो ये जीनोटाइप और फिनोटाइप दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिनोटाइप मतलब आंखों से देख सकते हैं उनको फिनोटाइप बोलेंगे, जीनोटाइप होता है जो जीन्स के थ्रू होता है। अब जीन्स के थ्रू तो देखो ये और दो सेम और ये अलग, तो 1:2:1 तो जीनोटाइप हो गया। और हम जब फिनोटाइप बोलेंगे तो तीनों कैसे थे, टॉल, तो 3:1 था डवाफ, 3:1 ये हो गया फिनोटाइप रेशियो।
खत्म मामला. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. द फैक्टर्स ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स segregate the independently of each other during the gamete formation. Consider only 2 or more genes. Example, dihybrid cross give 9:3:3:1. अब dihybrid देखो, monohybrid cross तो इसमें आएगा और dihybrid cross इसमें आएगा. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मतलब देखो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को जब अपन लोग कराते हैं क्रॉस, तो यहां पर निकलता है एग्जैक्ट आंसर. अब देखो यहां पर मेरे पास क्या है, यहां पर मेरे पास देखो अलग अलग पी प्लांट एक्सपेरिमेंट किया गया. येलो, राउंड, ग्रीन और रिंकल, इनका क्रॉस कराया गया. तो यहां पर मेरे को फिनोटाइप रेशियो मिला 9:3:3:1. जीनोटाइप रेशियो 1:2:2:4 वो थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा, तो जीनोटाइप रेशियो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, फिनोटाइप रेशियो है. तो समझ गए बेटा. इसके लिए पोनेट स्क्वायर भी आ सकता है, मोस्ट है, पर पिछले साल आया है, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस इस साल नहीं आएगा. अब यहाँ आ जाते हैं मेरे पास कि मेल और फीमेल डिसाइड करना कि बच्चा जो होगा मेल होगा या फीमेल होगा, सॉरी फीमेल. तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर क्रोमोसोम्स होता है. अब एक होता है सेक्स क्रोमोसोम और एक होता है बॉडी क्रोमोसोम. तो सेक्स क्रोमोसोम बॉडी क्रोमोसोम में अंतर क्या होता है, एक्स और वाई दो क्रोमोसोम होते हैं. एक्स क्रोमोसोम तो होता है फीमेल क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम जो होता है वो मेल क्रोमोसोम होता है. देखो जब किसी भी मदर की या फिर मेल, देखो मेल और फीमेल, जब हम बात करते हैं मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल की बात करें तो मेल के पास होता है एक्स और वाई और इसके पास होता है एक्स और एक्स. ये होता है सेक्स क्रोमोसोम. इनके अलावा 21 सॉरी, ये क्रोमोसोम्स होते हैं. अब यहां से क्रोमोसोम आएगा, क्रॉस होगा. अगर यहां से एक्स आता है और यहां से भी एक्स आता है तो चाइल्ड शुड बी नहीं, इट्स अ सर्टेनिटी दैट इज अ फीमेल चाइल्ड होगा. और अगर यहाँ से वाई आता है और यहाँ से एक्स आता है, यहाँ से तो पोर्शन ही एक्स ही आएगा क्योंकि फीमेल के पास एक्स एक्स ही होता है, तो यहाँ पर होगा मेरे पास मेल. तो कौन डिसाइड करता है कि जो चाइल्ड का जो जेंडर होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो डिसाइड करता है फादर. पोपो पोपो डिसाइड करता है कि वहां चाइल्ड का जेंडर मेल होगा या फीमेल होगा. ठीक है. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. अब मैं को थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ एग्जाम के बारे में. पहली बात, नीट एंड क्लीन होना चाहिए. दूसरा, डायग्राम्स बहुत अच्छे से बनाने चाहिए. डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने कुछ वीडियोस पुरानी भी डाल रखी हैं, आप उनसे देख सकते हो. मेरे पास कुछ फैसिलिटीज कम है, इसी वजह से मैं लॉन्ग वीडियोस नहीं बना सकता. 5-6 घंटे की मेरे को क्लासेस लेने में थोड़ा समस्याएं होंगी, स्टोरेज का भी प्रॉब्लम है. अगर मेरा कुछ प्रोग्रेस होता है तो मैं पक्का 100% आपके लिए पूरा फ्री इस तरीके से वीडियो लाऊंगा कि हाँ आप समझ जाओगे. नेक्स्ट 11-12 का भी मैं कुछ दिनों में सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूँ ऑन द माई चैनल. तो बेसिकली अभी आप देखो, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक. योर फाइनल प्रिपरेशन चेकलिस्ट होना, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन होने चाहिए, याद रखना. कोई फूफा या कोई बुआ बोले कि तुम्हें उससे हो जाए उससे हो, भैया देखो तुम्हें एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन होने चाहिए. एनसीईआरटी के क्वेश्चन होंगे तभी ताकि होगा, और खुद सेल्फ बुक में से करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा. दूसरा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन को देख लेना. और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. आई होप कि आपका एग्जाम अच्छा जाए. मैं सेंटर के बाहर खड़ा होकर बच्चों को देखता हूँ, जब एग्जाम हो जाता है तो खुशी भी देखता हूँ, एग्जाम नहीं होता तो दुखी भी देखता हूँ. तो वो सारी चीजें तो चलती रहती हैं दुनिया में. हर कोई इंसान मेहनत कर रहा है. बाकी की आपने 1 साल मेहनत करी, ठीक है, 1 साल मेहनत बिल्कुल नहीं करी तो आपकी वो है, इस टाइम पे थोड़ा डर लगेगा, फिर थोड़े दिन बाद तुम भूल जाओगे सारी चीजें. आपका एग्जाम कैसा जाता है आप पर डिपेंड करता है. तो बेसिक इन द सेंस में मेरा कहने का तात्पर्य है आपका एग्जाम अच्छा जाए. आई होप अगर आपने मेहनत करी होगी तो अच्छा जाएगा, मेहनत नहीं करी होगी तो घंटा अच्छा नहीं जाने वाला. तो आप प्लीज फोकस ऑन योर सेल्फ, स्टडी पे ध्यान दो. और प्लस चीजें हैं कि मेहनत करना सीख जाओ. अभी करना सीख जाओगे तो अच्छी चीज है, और नहीं तो फिर ठीक है. मोटिवेशन तो चलता रहता है भाई. ठीक है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना जरूरी है. तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट क्लास में. आई होप. बाय बाय. जय हिंद.